बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर और रावलपिंडी से रखेंगे। आप कहेंगे पास में ही इस्लामाबाद है, उसको क्यों छोड़ दिया? वजह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जो मेरे पास खबर है उसमें रावलपिंडी के सिग्नल डायरेक्ट लाहौर जा रहे हैं और लाहौर के सिग्नल डायरेक्ट रावलपिंडी आ रहे हैं और इस्लामाबाद बीच में से बेचारा माइनस है, या इस्लामाबाद को सिर्फ रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। याद कीजिए, अब से 2 से 3 दिन पहले आपके सामने शहजाद अकबर साहब की जो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी वो हमने रखी थी, कुछ उसकी कंफर्मेशन हमने भी की थी और आपको तमाम मालूमात आपके सामने रखी थी कि किस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि इस वक्त फॉर्म 47 पर एक जाली चीफ मिनिस्टर बनी बैठी हैं या बनाया हुआ है उन्हें, वो एक खुसूसी एक्सक्लूसिव 1-on-1 और खुफिया मीटिंग के लिए GHQ या उसके गिरदोनवा में तशरीफ लेकर गई थी। आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पंजाब हाउस में खुफिया तरीके से गाड़ी चेंज की, तमाम स्टाफ को वहां छोड़ा, किसी स्टाफ मेंबर के ऊपर भरोसा ना किया गया, यकीन ना किया गया। अमूमी तौर पर चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा नहीं करते। जो चंद स्टाफ के लोग होते हैं, जैसे कि CSO जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, या जो आपका PSO होता है, एक से ज़्यादा PSO चीफ मिनिस्टर के साथ होते हैं, एक टाइम में 2 PSOs कम अज़ कम, और उसके अलावा 1-2 और ज़रूरी स्टाफ के लोग जो हैं वो हर जगह ज़रूर साथ जाते हैं, वो आपके साई की तरह आपके साथ होते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने उन तमाम को छोड़ा और सिर्फ एक ज़ाती उनकी जो असिस्टेंट है, जो आपको अक्सर उनकी तस्वीर में पीछे खड़ी नजर आती है मोहतरमा, उनके साथ उन्होंने ये सफ़र फरमाया। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि जो उनके अपने गार्ड से उनको भी उस तरफ ना लेके जाया गया, बल्कि इस्लामाबाद की हदूद में ही उन्हें अपने आप से डीअटैच कर दिया गया। ऐसे जैसे रॉकेट लॉन्च होता है और आपने देखा होगा कि एक जो नीचे से लॉन्च होने के बाद थोड़ी दूर तक रॉकेट का कुछ हिस्सा जाता है, उसके बाद वो मेन रॉकेट से अलग हो जाता है, वो सिर्फ डिस्पैच कर रहा होता है उसे, या उसको इनिशियल वो इग्नाइट कर रहा होता है, या आप उसे कहें कि इनिशियल फोर्स दे रहा होता है। उसी तरह का काम किया गया। इनिशियल झुल देने के लिए लोगों को वो सिक्योरिटी साथ गई, थोड़ी दूर जाकर वो सिक्योरिटी अलग हो गई और नई सिक्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया, ताकि पता ना चले अपनी सिक्योरिटी के लोगों को भी कि वो कहाँ गई। अब खैर, ये कहानी तो आपने सारी सुनी थी, मैंने सिर्फ इसको रिपीट इसलिए किया है कि जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा उनको समझ आ सके, ये बात पूरी समझ आ सके कि ये मामला है क्या। उसके बाद आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा अलग तशरीफ लाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आर्मी चीफ अलग तशरीफ लाए थे और वहां पर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ बातें तय हुई थी, कुछ जाहिर है बातें उससे पहले जो खुसूसी 1-on-1 मरियम नवाज की मीटिंग थी उसमें हुई थी। उस वक्त हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या बातें हैं। अब कुछ हमने आपको ये बताया था उस दिन भी कि ये डिसीजन हुआ है कि हमने प्रेशर नहीं लेना और रिएक्ट करना है और ओवरसीज चैप्टर्स को किसी ना किसी तरीके से एक्टिव करना है, और उसके साथ साथ हमने जो अमेरिका से या कहीं और से प्रेशर आ रहा है या ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रेशर आ रहा है उसको नहीं लेना, बल्कि वापस प्रेशर देना है। इतनी खबर हम तक पहुंची थी, लेकिन तफसीलात हमारे पास उस दिन नहीं थी और आपको बताया था कि जैसे ही तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब वो तफसीलात आ गई हमारे सामने, क्या आपके और सबके सामने आ गई। हुआ कुछ यूं है कि खबर उस दिन ऐसे फीड हुई थी कि मरियम साहबा ने रिक्वेस्ट ये की है कि हमें प्रेशर नहीं लेना और हमने लड़ना है। अब हमारे पास ये खबर है कि सिर्फ मरियम साहबा की ये सोच नहीं थी, दूसरी पर्सनैलिटी जिनके साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात थी उनका भी ख्याल यही था कि प्रेशर नहीं लेना, और इसके लिए उन्होंने मरियम नवाज साहबा से मदद मांगी थी कि आप मदद कीजिए, आपके लोग बिल्कुल चुप है, साइलेंट मोड पे है, और सारा जो अवामी गुस्सा है, अवामी तनकीद है, अवामी गैज़ो गज़ब है, अवामी इस्तराब है, उस सब का सब हमारी तरफ है और सारा गुस्सा हम पर निकल रहा है। तो मरियम नवाज साहबा से यह तकाजा किया गया कि आप भी कुछ करें, आप भी इसमें हिस्सा डालिए, आपके लोग क्यों खामोश हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने वापस आकर एक मीटिंग की। सच बताऊंगा आपको, मुझे उस मीटिंग के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, कोशिश की कि वो कहां पर हुई एग्जैक्टली, लेकिन ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता चला एक से ज्यादा सोर्सेज से कि वो मीटिंग हुई। अब आप कहेंगे अगर वेयर अबाउट्स का नहीं पता तो फिर आपको ये कैसे पता कि मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की, उसके बाद उनमें से एक से ज्यादा लोगों ने अपने बहुत ही कॉन्फिडेंट लोगों के साथ जो बातें शेयर की उस मीटिंग के बारे में और उनसे राय ली, क्योंकि उसके अंदर उनकी ड्यूटीज लगी थी। PMLN के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप शहबाज शरीफ का है और एक मरियम नवाज का है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, सियासी जमातों में क्योंकि पावर का खेल होता है अक्सर ग्रुपिंग होती है और यहां पर भी ग्रुपिंग है, तो इस पर तो चलें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसके बाद आपने एक चीज़ देखी कि जो मरियम नवाज का ग्रुप था वो बिल्कुल सन्नाटे पे था, साइलेंट था। जो मरियम नवाज के करीब लोग हैं, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि जो नवाज शरीफ के बहुत करीब लोग हैं, और वो बेचारे ज़्यादातर मातड़ हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि पढ़ा लिखा है इनमें, तो वो शहबाज शरीफ की तरफ कन्नी मारता है, थोड़ा सा मीन उनकी तरफ जाता है। उसकी वजूहत और है, वो बाद में बात करेंगे। बाजी मरियम जो है उनके साथ ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनका हाथ पढ़ाई में बाजी की तरह तंग है। अब बाजी के पास जो टीम थी, जाहिर है आपके पास जो टीम होती उसी को आपने खिलाना है। तो जब ये कहा गया कि आप भी कुछ हिस्सा डालें, तो फिर बाजी ने जो टीम मीटिंग के लिए बुलाई उसमें 2 लोगों को मैं कलीदी तौर पर जरूर मेंशन करूंगा। उसमें एक हमारे भाई जावेद लतीफ़ साहब हैं और दूसरे हमारे दोस्त तलाल चौधरी साहब हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बता दें कि जावेद लतीफ़ साहब, ये मुझे एक बड़े सीनियर साफ़ी ने बताया, वो डिनाई कर दें अगर ऐसा है। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो डिग्री थी, जाली सच्ची झूठी जैसी भी डिग्री थी, सच्ची होगी जाली होगी, ये रहने वाले तो शेखुपुरा के, लेकिन आज़ाद कश्मीर से जाके BA की गालिबन डिग्री हासिल की थी, जब डिमांड की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि BA की डिग्री होनी चाहिए, शर्त रखी थी। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझसे ये बात कही, इसलिए मैं रिपोर्टेडली कहूँगा, मुबैना तौर पर कहूँगा, चलें अफवाह कह लेते हैं, अगर ये गलत है तो जावेद लतीफ़ साहब इसको जरूर करेक्ट कर दें, हम हतमी तौर पर उनके ऊपर ये बात नहीं कहते। तो जावेद लतीफ़ साहब के बारे में जो बात है कि उर्दू लिखने में भी उनका हाथ तंग है, लेकिन अब बाजी की फरमाइश थी कि रिचर्ड ग्रैनल पर आपने हमला करना है सबने,
और हमला ऐसा नहीं करना कि आपने लड़ाई करनी है, आपने अपनी बेचारगी रखनी है। तो नई स्ट्रेटजी बाजी ग्रुप ने जो है वो मार्केट के अंदर पेश की और वो ये की कि अपना रोना पिटना भी डालो। रिचर्ड ग्रैनल को कहो कि तुमने हमारे वक्त में ट्वीट क्यों नहीं किए थे? नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था, हमारे साथ जुल्म हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो आपने हमारे साथ आवाज क्यों नहीं उठाई? अब इनको ये नहीं पता कि कोई ना कोई शरारती लोग होंगे, वो रिचर्ड ग्रैनल को बताएंगे कि इनके साथ पहली बात तो जुल्म नहीं हुआ, ये तो साइफन ऑफ करके लूट कर सारा पैसा जो है वो लंदन में ले गए और कतरी खात और कैलबरी फॉन्ट और सब कुछ। लेकिन चलें एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ, तो वो तमाम केसेस और सब कुछ जेलों में डालना और सब कुछ इमरान खान की हुकूमत से पहले हुआ था, इनकी अपनी हुकूमत में हुआ था, वो जनरल बाजवा ने किया था। और ये तो आजकल जनरल बाजवा साहब को पांव से लेकर सर तक चूमते हैं, सारी की सारी नून लीग जो है, और ये तो उन्हें अपना बड़ा मौसम समझते हैं, उन्हीं से इन्होंने डील ली है और उन्होंने इन्हें इस चोरी पर बैठाया और 1100 अरब की चोरी माफ की है। तो अब जब आपने जिसने आपके साथ ये ज्यादती की, मुबैना तौर पर आपकी बात मानते हो, मैं तो नहीं कहता आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन चले एक मिनट के लिए आपकी बात फर्ज कर लेते हैं, तो उसके तो आप पांव में लेट गए, उससे तो आपने सारी फेवर ले ली। तो अब अगर रिचर्ड ग्रैनल ने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि अगर आपको मेरे से ट्वीट चाहिए थे तो आप फिर रुक जाते, इमरान खान की तरह जेल काट लेते, डील करके प्लेटलेट्स 7000 पर झूठे तरीके से लाके यहां से डील काट के ना निकलते, तो आज आपके लिए भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बात करते। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो ना इमरान खान की फुफो के बेटे हैं, ना ही इमरान खान के बचपन के दोस्त हैं। वो इमरान खान के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है और बहुत ही बाइज्जत, बाशऊर और बहुत ही बाकमाल, वो एक तो हम पीआईए पे लिखते थे ना, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस में, वो बाकमाल लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, असल में बाकमाल लोगों की बात कर रहा हूं। ये वो लोग जो इंपैक्ट रखते हैं सोसाइटी में, उनकी आवाज उठाने की वजह से रिचर्ड ग्रैनल या दूसरे लोग जो हैं, और इसी तरह यूके में, इसी तरह यूरोप में, ये इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज पर ये तमाम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। तो आपके लिए भी ओवरसीज पाकिस्तानी उठाते आवाज, अगर आपने इनके लिए कोई एक अच्छा काम पाकिस्तान के लिए किया होता। तो बहरहाल वापस आता हूं स्टोरी पर कि आप बाजी ने इन बेचारों के, जिन्होंने कभी उर्दू में नहीं लिखे थे ट्वीट, इनको कहा कि आपने अंग्रेजी में ट्वीट करने हैं। अब इन्होंने फिर को बंदा पकड़ा, तलाल चौधरी साहब ने फैसलाबाद से एक लड़का पकड़ा, उससे ट्वीट करवाया। अब वो जो ट्वीट किए तलाल चौधरी साहब ने, उसमें जस्टिस और इनजस्टिस उन्होंने आपके सामने रख भी देते हैं ट्वीट। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को कहा कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े होगे या तुम जो है वो खड़े होगे जाकर उस बंदे के जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। तो उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को असल में दावत दी कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े हो जाओ। बेचारों को पता नहीं था कि जस्टिस का क्या मतलब होता है और इनजस्टिस का क्या होता है। इमरान खान ने तो आपको पहले बता दिया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब इनको ये नहीं पता कि अगर ट्वीट ही लिखवाने थे तो थोड़े किसी ढंग के बंदे से लिखवा लेते। अच्छा, फिर तलाल साहब को किसी ने बताया, जब ट्विटर के ऊपर जूतम बाजार हुआ सारा काम, कि भाई साहब आपने जस्टिस को इनजस्टिस लिख दिया है, तो उन्होंने ठीक 6 घंटे बाद, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 5.5 से 6 घंटे बाद उन्होंने फिर अपने आप को करेक्ट किया और जस्टिस के नीचे इनजस्टिस डाला। हालांकि तलाल साहब को किसी ने बताया नहीं, वो ट्वीट डिलीट कर लेते क्योंकि एडिट तो हो नहीं सकता था 2 घंटे के बाद, तो वो वाला हिस्सा डिलीट करके दोबारा नया ट्वीट कर देते और उसमें कह देते कि पहला ट्वीट गलत हो गया था, हो गया। लेकिन बाहर मुख्तसर आपको ये बताना है कि जिन बेचारों को उर्दू नहीं लिखनी आती उनको वक्त में डाल दिया बाजी ने, और अब उनके जुम्मे ये काम लगाया कि आपने रिचर्ड ग्रैनल को एंगेज करना है। तो अगर बात इन तक पहुंच गई है, तलाल चौधरी साहब तक और हमारे जो मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं शेखुपुरा से, तो फिर मेरा ख्याल सुलह ही कर लें। अगर इन्होंने अब अंग्रेजी में ट्वीट लिखने और रिचर्ड ग्रैनल को एंगेज करना है तो फिर मामला जो है वो मेरा ख्याल हम ना ही समझे। अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो खबर है कि आपने तरसीलात ज़र, इमरान खान ने आपको कॉल दे दी है। आप मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग हों या यूरोप में हो या अमेरिका में हो, आपने कम से कम 20 से 30% तरसीलात ज़र जो है वो कम भेजनी है। 1000 रियाल भेजते हैं घर तो 700 रियाल भेजें, आप 300 रियाल उसमें से खत्म कर दें भेजना। हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने घर खर्चा भेजते हैं, आपका घर नहीं चलेगा, आपको और तरीके भी सोच के बताएंगे जिनसे होगा कि आप ज़ाहिर है कोई ऐसा तरीका कि जिससे ये जो आपका बाइकआउट है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन सबसे इफेक्टिव बात तो ये है कि अगर आप अभी इस वक्त 1000 रियाल भेजते थे तो आप 300 रियाल ना भेजें, 700 रियाल भेजें 1000 में से, तो चलें वहां पर भी अखराजात चल जाएंगे और जो आप मकसद अचीव करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। इमरान खान आपके लिए खड़े हैं, डटे हैं। अब उन्होंने आपको आवाज़ दी है, हमारा आपको बार बार मैसेज आएगा कि आप इसके ऊपर लब्बैक कहें और इमरान खान के साथ खड़े हों। 70 साल में पहली दफ़ा कोई लीडर आपके लिए खड़ा हो रहा है, अब आपको भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मजबूरी होगी, मुश्किल होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम सबको मिलकर ये मजबूरी और मुश्किल काटनी पड़ेगी। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है आपके सामने जो रखनी है वो है कि जो एक साजिद तारड़ ट्रंप के पाकिस्तान के अंदर मुशीर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, याद कीजिए आपको। अब उनके ऊपर तफसीली तौर पर तो आज की हम पंजाबी वीलॉग में बात कर रहे हैं क्योंकि उनके शायान शान जो है वो पंजाबी वीलॉग ही बनता है। लेकिन आपको सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने मुशीर से सपोर्टर तक का सफ़र इतनी तेज़ी में किया जितनी तेज़ी में एलॉन मस्क के जो रॉकेट हैं वो भी मार्स पर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने उस तेज़ी के साथ अपने आप को यहाँ मुशीर इंट्रोड्यूस करवाते थे, फंस गए। और उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल ने ये भांडा भी फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं है ट्रंप के साथ, ये उसके कभी मुशीर नहीं रहे, या ये आखिरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को कब मिले थे ये कोई तस्वीर दिखा दें। तो जब टेलीविजन पर अपना साजिद तारड़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये आपको बात क्यों बताऊँ, और उन्होंने फिर यहाँ तक गए कि ये जो रिचर्ड ग्रैनल है ये तो कोई पत्तों की कसूर का छोटा सा शहर है, लाहौर के, वैसे पत्तों की लाहौर से ज़्यादा करीब है। तो उन्होंने कहा कि कोई पत्तों की का लौंडा लपाड़ा है जो वहाँ से ट्वीट कर रहा है।
ये रिचर्ड ग्रैनल नहीं हो सकता। जो होस्ट था उसने कहा कि उन्होंने आप टेलीविजन पर आकर भी कह दिया इंटरव्यू में कि ये मैं ही और मैं ही ट्वीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर फिर वो कर रहा है तो फिर वो ऐसा संजीदा आदमी नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल साहब ने जो सवाल पूछे इनसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कब आखिरी दफा मिले, उसका जवाब कोई नहीं दिया। मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि इन्होंने एक तकरीर की थी रिपब्लिकन जो कन्वेंशन था उसके अंदर, और वजह ये थी कि जब पहली दफा सदर ट्रंप सदर बन रहे थे 2016 में, तो सदर बन के उन्होंने उतने काम तो कोई ऐसे खराब नहीं किए उतने ज्यादा जितनी उन्होंने सख्त स्टेटमेंटें दे दी थी पहले, और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तती स्टेटमेंटें दी थी। तो उस वजह से 2016 में कोई भी काबिले जिक्र मुसलमान, कोई भी काबिले जिक्र मुसलमान जो है वो पूरे अमेरिका में सदर ट्रंप को इंडोर्स करने को तैयार नहीं था। सिर्फ चंद मुसलमान, और लाखों मिलियंस में मुसलमान यहां रहते हैं, लेकिन आप ये कह लीजिए कि शायद कोई चंद दर्जन भर मुसलमान होंगे या 2 दर्जन जो काबिले जिक्र हों और वो आकर कहीं पर ट्रंप साहब को सपोर्ट कर सके। काबिले जिक्र का मतलब ये नहीं कि नाम वाले, मतलब कि जो इकट्ठे होकर कहीं कोई तकरीर कर दें, इतना हौसला रखें कि उस वक्त उनकी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर वो सदर ट्रंप को इंडोर्स करें। क्योंकि हमारे साजिद तारिड़ साहब को बचपन से जो है वो शौक है कि उनका नाम बने, उनको लोग चौधरी माने, उनका भी कहीं नाम बने, और वो किसी वजह से भी बने। मतलब उनको अगर कोई बता दे कि ये चलती बस को आप एक ईंट मार दें तो आपका नाम बन जाएगा, तो वो काम भी कर देते हैं। उनको कोई कह दे कि आप यहाँ पर लेट लें, मट्टी के अंदर लेट जाएं यहाँ पर खड़े होकर, तो वो मट्टी में लेट जाएंगे कि लोग कहेंगे वाह साजिद ने क्या काम किया। तो उनको शुरू से शौक है अपना नाम बनाने का, तो उन्होंने उस टाइम पर अपना कंधा पेश किया कि मैं वहां पर जाकर मुसलमानों की तरफ से तकरीर करूंगा। तो वो अब तक उसी खुमार में है। वो एक हादसा था और हादसे में वहां पर और कोई बंदा था नहीं, तो इनका, और उसके बाद ये मुशीर ही बन गए। हालांकि मुशीर थे नहीं ये कभी भी, लेकिन मुशीर ही बन गए, और इन्होंने फिर वो मुशीर वाला काम, इनके ये कैबिनेट मेंबर कभी नहीं थे जो मैं कह रहा हूं मुशीर। तो बहरहाल पाकिस्तान में खूब लोगों को बेवकूफ बनाया। उसके बाद इनकी बदकिस्मती कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर गैर जरूरी तनकीद कर दी, और फिर इनकी वहां पर ठुकाई हुई और सबको इनकी हकीकत पता लगी। तो ये इनका बैकग्राउंड था, लेकिन अब बेचारे खुद ही इस चीज में से अब अपनी जान छुड़वाते हैं, लेकिन इनका कंबल जो है वो इनकी जान नहीं छोड़ता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो 60 मजीद लोगों को सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने, उस पर आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। फिर आईएसपीआर को मशवरा दिया गया कि आप पर तनकीद बहुत ज्यादा होगी, और जो यूरोपीय यूनियन और दूसरे लोगों की आने वाली स्टेटमेंट्स आनी है वो भी फिर आपका नाम लेकर आएंगी, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुद्दा आपके गले पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुलतवी कर दिया। प्रेशर में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने एक नई तजवीज़ दी है कि मोटरवे पुलिस, मोटरवे का सारा काम जो है उसे वजारत दाखिला के नीचे कर दिया जाए। अच्छा, अब आपको पता ही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस वक्त उनके पास क्रिकेट बोर्ड भी है, उनके पास वजारत दाखिला भी है, पासपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें वही करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी वही करते हैं, बलूचिस्तान का पूरा मामला एक एसएचओ से भी वही हल करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि क्यों ना मोटरवे रह गई है उसको भी मैं अपने इख्तियार में ले लूँ। तो और भी उनके पास कई महकमे हैं, लेकिन अब उन्होंने मोटरवे को जब लेने की कोशिश की तो सलमान चौधरी ने, आईजी मोटरवे पुलिस, उन्होंने मुखालफत की इस बात की। तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने आईजी मोटरवे सलमान चौधरी को ही फारिग करवा दिया, और उनकी जगह पर अब नए आईजी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये मोहसिन नकवी के पास मामला नहीं जाने चाहिए। फिर मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा खूबसूरत लाइन बोली है, वो आपके सामने रखनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के लोगों के, ये फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं हो रहे। सामने तो आपको फॉर्म 47 वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये मुज़ाकरात 1947 वालों के साथ हो रहे हैं। मतलब कि जिनका 1947 से असल कब्जा है ये उनके साथ हो रहे हैं, ये फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं हो रहे। और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि तलत हुसैन जो इनके बड़े करीबी साफ़ी हैं, उनको इस्लामाबाद में एक डिप्लोमेट ने बुलाया, और उनको बुला के उन्होंने ये कहा है कि आपका शो खत्म हो गया है और मामला आपके हाथों से निकलने वाले हैं। उनको ये बता दिया गया है तलत हुसैन साहब को कि ये जो रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तलत हुसैन खुद कह रहे हैं कि उनको एक डिप्लोमेट ने बताया कि ये तो अभी आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो धुलाई हो रही है ये तो सिर्फ आगाज़ है, हो सकता है कि जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, ये सारे दौर के अंदर जो खुफिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्युनिकेशन हुई है वो भी लीक कर दी जाए या लीक हो जाए, और ऐसी एम्बेरसमेंट का समा बने पाकिस्तान के अंदर कि कुछ लोग सामना करने के काबिल ना रहे पब्लिक का। तो अब तलत हुसैन ये बता रहे हैं कि अब उन्हें फॉरेन डिप्लोमेट बता रहे हैं कि मामला और खराब होंगे आने वाले दिनों में, और मौजूदा रजीम के लिए मामला जो है वो तंग पड़ने जा रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।